हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड विथ श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 193 है। 192 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, 14 मई को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है। और आप लोग जो कि वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप कम से कम वीडियो तो देखा कीजिए, क्योंकि जितना वीडियो, मान लीजिए 1 से लेकर के 193 तक 193 टेस्ट हो गए हैं, अगर ये पूरा देख लें तो बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। तो आप लोग देखा कीजिए, और देखा ही नहीं कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह हिमालय क्षेत्र सहित उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं। IUCN की सूची में इसे सुभेद मतलब वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। हिम तेंदुआ के संदर्भ में बात की जा रही है। जो हिम तेंदुआ है, यह हिमालय क्षेत्र सहित उत्तरी और मध्य एशिया के जो ऊंचे पहाड़ हैं उसमें जो है कि ये पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और ये IUCN की सूची में इसे जो है कि वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया। बिल्कुल, ये भी आपका सही है। देखिए, जो हिम तेंदुआ होता है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया, और इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ों का भूत कहा जाता है, ठीक है। हिम तेंदुआ को पहाड़ों के भूत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, IUCN इसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है कि 5 अक्टूबर 1948 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। वसा संयोजी ऊतक, टेंडन संयोजी ऊतक, लिगामेंट संयोजी ऊतक, रक्त संयोजी ऊतक। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है। वो कौन करता है? तो वो करता है आपका टेंडन संयोजी ऊतक। बी ऑप्शन आपका सही है। टेंडन संयोजी ऊतक का काम है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ना। वसा संयोजी ऊतक का क्या काम होता है? तो देखिए, सामान्य संयोजी ऊतकों में जब अधिक मात्रा में वसा का संग्रहण हो जाता है तो इसे वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। लिगामेंट संयोजी ऊतक, देखिए इसमें क्या होता है कि अस्थियों से अस्थियों का जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये जो है कि आपका मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है ना, ये आपका लिगामेंट संयोजी ऊतक जो होता है ये अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। रक्त संयोजी ऊतक ये क्या काम करता है? तो यह तरल संयोजी ऊतक है जो कि हल्का क्षारीय होता है, और इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पादप कोशिका ऊतक के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका ऊतक के संदर्भ में बात किया जा रहा है, इसमें से सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। देखिए, जो पादप कोशिका ऊतक है इसमें ऊर्जा का जो संग्रह होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। और पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है, ये भी आपका सही है। और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है, ये भी आपका सही है। तो इट मीन्स कि ये सारे सही हैं, तो सही कथन, सभी कथन सत्य हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संघ किसी भी मामले पर राज्यों को कार्यकारी निर्देश देने की अधिकारिता प्राप्त कर लेता है।
राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति के बिना भी ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य को जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है राज्य सरकार को सौंप सकता है। देखिए, केंद्र और राज्यों का मध्य जो कार्यपालिका शक्तियों का जो विभाजन है उसके संदर्भ में बात की जा रही है कि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संघ किसी भी मामले पर राज्यों को कार्यकारी निर्देश देने की अधिकारिता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। देखिए, दूसरा ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति के बिना भी किसी ऐसे विषय से संबंधित कृत्य को जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है राज्य सरकार को सौंप सकता है। देखिए, कुछ शक्तियों को छोड़ करके ना कार्यपालिका शक्तियों का संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का अनुरूप ही विभाजित किया जाता है। देखिए, राज्य की सहमति के बगैर भी राज्य को ऐसे कृत्यों जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है को सौंपने का संविधान में प्रावधान है, लेकिन ऐसी स्थिति में कृत्यों का जो अधिरोपण है वो संसद के द्वारा किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये दूसरा क्या है आपका, ये गलत है। पहला आपका सही है और दूसरा गलत है, तो इसमें यह हो जाएगा कि केवल एक सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट भारतीय संविधान में प्रावधान और सूची सेकेंड में किस देश से लिया गया है। देखिए, जो हमारा संविधान है वो कई सारे देशों से अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के अपना संविधान बनाया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो जो कि किस देश से लिया गया है ये मिलाना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आयरलैंड, मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सोवियत संघ रूस, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका जापान से। मूल कर्तव्य हमारा अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मूल कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ मतलब कि रूस से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये जो है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये हो जाएगा आपका 4312। 4312 कौन सा है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। रमेश चंद्र मजुमदार, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में किस लेखक ने सर्वप्रथम जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था, तो ये किसने कहा था, तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था। देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें जो है कि इसका उल्लेख किया है कि ये जो 1857 का विद्रोह था वो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। देखिए, इनकी जो ये पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो है कि 1909 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत बलबन, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक। देखिए, ये विभागों का नाम दिया गया है, ठीक है, और इस विभाग को जो है किसने स्थापित किया था उसमें जो है कि शुमेल कराना है, ठीक है। तो इसमें जो शुमेल नहीं है वो बताना है आपको। देखो, दीवाने मुस्तक राज इसकी स्थापना, विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवाने रियासत इसकी स्थापना बलबन के द्वारा नहीं किया गया था, इस विभाग की स्थापना जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और यह एक वाणिज्य मंत्रालय था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने यह विभाग अपने आर्थिक सुधारों के समय में इसको खोला था, न कि बलबन ने। तो यह आपका सम्मिलित नहीं है। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था। दीवाने अमीर कोही इसकी स्थापना जो है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन, कृष्ण प्रथम, गोविंद प्रथम। एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया। देखिए, एलोरा कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इसका एलोरा के जो कैलाश मंदिर है
इसका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने करवाया था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? लॉर्ड मैकाले, विंसेंट स्मिथ, आरसी मजूमदार, वैलेंटाइन चिरोल। बाल गंगाधर तिलक, इनको जो है कि किसने कहा था कि ये अशांति के जनक हैं, मतलब अशांति का जनक किसने कहा था? तो इनको जो है कि वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा बोला गया था कि ये अशांति के जनक हैं। ये देखिए एक जो है कि ये ब्रिटिश पत्रकार थे, ये वैलेंटाइन चिरोल। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड कर्जन। किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट हुआ था? तो किसके टाइम में हुआ था ये? तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 ईस्वी में जो हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है कि अंबिका चरण मुजुमदार के द्वारा किया गया था और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ जिसे क्या बोला गया? लखनऊ पैक्ट बोला गया। ठीक है, देखिए जो कांग्रेस का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था ना कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में टूट गए थे। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, तो वो जो है कि अभी 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल थे, इनका जो विभाजन हुआ था पहले, वो जो है कि इसी अधिवेशन में जो है कि वो समझौता हुआ और वो एक हो गए। ठीक है, और जो 1916 का अधिवेशन था, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। निम्न युद्धों को काल क्रमानुसार सही क्रम में लगाइए। प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध। देखिए इसको काल क्रमानुसार सही क्रम में लगाना है। प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था नवंबर 1759 में, 1759 में हुआ था। ठीक है, इसमें डचों और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, ये कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच। देखिए जो अहमद शाह अब्दाली था, इनकी जीत हुई थी और सदाशिवराव भाऊ की हार हुई थी। शामूगढ़ का युद्ध ये 1658 में हुआ था। 1658 में हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब तथा ये जो है कि मुराद बख्श की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जो है कि दारा शिकोह की हार हुई थी। तो इसमें अगर हम देखें काल क्रमानुसार सही, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? तो पहले नंबर पे ये आएगा, क्योंकि 1658 है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे आपका ये आएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 कौन सा है? 4 1 2 3 ये है आपका बी ऑप्शन। कृतियां एवं रचनाकार का गलत युग्म पहचानिए। मिलिन पन्हो, आचार्य नागसेन, किताब उल रेहला, इब्न बतूता ये है। फतुहात ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, गीत गोविंद जयदेव। देखिए कुछ लोगों की कृतियां हैं और उसके रचनाकार कौन हैं, इसमें से गलत युग्म बताना है आपको। ठीक है, मिलिन पन्हो ये आचार्य नागसेन के द्वारा ये रचना किया गया था। किताब उल रेहला ये इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। फतहूत ए फिरोज शाही ये जो है कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा नहीं किया गया था, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी रचना किया गया था। और गीत गोविंद की जयदेव के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत के दौरान निम्न ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में किसने अहस्तक्षेप नीति का पालन किया था? लॉर्ड मिंटो प्रथम, सर जॉर्ज बारलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल अहस्तक्षेप नीति का पालन किया था। तो अहस्तक्षेप नीति का पालन करने वाले लॉर्ड मिंटो भी थे,
सर जॉर्ज वार्ले भी थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी। ये तीनों जो है कि अहस्तक्षेप नीति का पालन किया था। तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका, ये तीनों हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत के संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्न अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है? दूसरी अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची। इसमें से देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सी अनुसूची जो दिया गया है उसमें से साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित की जा सकती है। सबसे पहले तो इन अनुसूचियों के बारे में देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची के अगर बारे में बात करते हैं तो जितने भी पदाधिकारी हैं, मतलब कि राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, लोकसभा अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हुए, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, कैग हैं, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है आपकी दूसरी अनुसूची में। छठी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में इसमें जो है कि देखिए संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें 3 लिस्ट है, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए जो संघ सूची है उस पर संघ नियम कानून बना सकता है, जो राज्य सूची है उस पर राज्य नियम कानून बना सकता है, और जो समवर्ती सूची है उस पर जो है कि संघ और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, बात आती है चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में देखिए इसमें जो 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बट जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये 28 राज्य और ये 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन? तो आपका दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर। इनमें जो राज्यसभा के से प्राप्त प्रतिनिधित्व हैं उनके बारे में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आती है साधारण बहुमत के बारे में। साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है, तो ये किया जा सकता है दूसरी अनुसूची में और छठी अनुसूची में। तो इट मीन्स कि 1 और 2 में, मतलब कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दूसरी अनुसूची और छठी अनुसूची में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक प्रकार का साझा डेटाबेस है जो कि एक सामान्य डेटाबेस से भिन्न होता है। एक सामान्य डेटाबेस डेटा को प्रत्यक्ष तौर पर संग्रहित करता है, जबकि ब्लॉकचेन के तहत डेटा को ब्लॉक में संग्रहित किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में ब्लॉकचेन का उपयोग विकेंद्रीकृत रूप से किया जाता ताकि इस पर किसी एक व्यक्ति या समूह का नियंत्रण न हो। बात की जा रही है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। ठीक है, तो ये जो है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी यह एक प्रकार का साझा क्या है? डेटाबेस है, जो कि सामान्य डेटाबेस से भिन्न होता है। और एक सामान्य डेटाबेस डेटा को प्रत्यक्ष तौर पर संग्रहित करता है, जबकि ब्लॉकचेन की तरह डेटा को क्या करता है? ये ब्लॉक में संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल आपका सही है। और जो क्रिप्टो करेंसी है इसके मामले में जो ब्लॉकचेन है इसका उपयोग जो है कि विकेंद्रीकृत रूप से किया जाता है ताकि क्या हो कि किसी भी एक व्यक्ति या समूह का इस पर नियंत्रण न हो सके। ठीक है, तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय नरेश जिसने चीन से 1 से अधिक बार युद्ध किया का नाम बताइए। चंद्रगुप्त, कनिष्क, जोरावर सिंह, समुद्रगुप्त। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था कि भारतीय नरेश जिसने चीन से 1 से अधिक बार युद्ध किया उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था क्या था? तो कनिष्क नाम था। ठीक है, देखिए चीन के स्रोतों से कनिष्क और पांचाओ के बीच जो कि संघर्ष का विवरण मिलता है और कनिष्क ने चीन से 1 से अधिक बार युद्ध किया था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि एशियाई शेर का आवास क्षेत्र किसे कहा जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर का जो आवास क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और स्टडी विद श्री ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है,
इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।